नमस्कार सभी को। टेस्ट मॉड्यूल सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग के लिए तैयार करता हूँ, जो अपने स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑफलाइन, उनका जो टेस्ट लेता हूँ मैं टॉपिक वाइज, उसी क्रम में वो का वही सेम टू सेम वो यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये सीईटी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीईटी में पॉलिटी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। वेटेज है वह है 10 से 12 क्वेश्चन होगा। तो एवरेज मान लो पिछली बार 12 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस बार 10 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन। टाइम आपका शुरू हो जाता है, मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है, आपको आराम से देखना है, फिर अपने एक पेज में लिख लेना कि आपने क्या सोचा था और मैंने क्या बताया, वो क्वेश्चन आपका सही है या गलत। बाद में आपको काउंटिंग करके लिख देनी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। टाइम आपका समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 245, 252, 540 या 560। 20 सेकंड आपके पास, आराम से सोचना है, उसके बाद आंसर में मैच करना है जो मैं बताऊं आपको। समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 200, ऑप्शन नंबर 2 और 552। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन किसे कहा जाता है? भारतीय सदन का निम्न सदन, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो इसको कैसे ध्यान रखना है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। सरला, ये तो होता है संसद, ये राज्यसभा, ये लोकसभा। और आर्टिकल भी 79, 80 और 81 लोकसभा का प्रावधान है, 81 में, राज्यसभा का 80 में और 79 में संसद का। अब इन दोनों में देखो आप, ऊंचा कौन है? लोकसभा से ऊपर कौन है? राज्यसभा। तो उच्च सदन तो ये हो जाएगा। और निचला या निम्न सदन, निचला सदन या निम्न सदन, ये हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या राष्ट्रपति। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति। पदेन होता है यानी बाय डिफॉल्ट है, और अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो होता है स्पीकर। बात करें, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। लोकसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? कभी भी नहीं। राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर हाँ, प्रत्येक 3 वर्ष पर हाँ, आपातकाल के दौरान। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती कभी भी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? 1960 में, 1973 में, 1962 में या 1963 में? तो बात करें अपन, लोकसभा में अविश्वास पहली बार 1963 में लाया गया था, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली सदन बताना आपको। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, कहा नहीं जा सकता, या लोकसभा। 4 ऑप्शन है, आराम से सोचना, उसके बाद में आंसर देना आपको। देखो सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है वह है लोकसभा, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्थायी स्पीकर
या अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा। आराम से सोचना है, फिर उसके बाद में आंसर देना आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10 है, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल राज्यसभा द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विपक्ष का नेता द्वारा, या केवल लोकसभा द्वारा? धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? देखो, धन विधेयक का संशोधन केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है, और धन विधेयक प्रस्तुत भी केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है। और धन विधेयक की परिभाषा भी पूछी जाती है, वह है आर्टिकल 110 में, और प्रक्रिया का प्रावधान है वो आर्टिकल 109 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछा है, यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। 7 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, या 2 वर्ष से 4 ऑप्शन है। आराम से आंसर सोचो, फिर उसके बाद सोचना देना आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 साल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, या राज्यसभा का अध्यक्ष? यानी संसद में जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विपक्षी दल का नेता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा यानी सांसद, यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री, जिसे सांसद भी बोलते हैं। लोकसभा का सदस्य कौन होता है? सांसद। और सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 साल। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? आराम से सोचना, ये क्वेश्चन नंबर बहुत तगड़ा है, 14। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों मत टिका देना। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है, दोनों मत कर देना। ऑप्शन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति? देखो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति ही करेगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, या चरण सिंह? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 17 है, आराम से सोचो, उसके बाद में आंसर करना है आपको। देखो, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन है 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 18,
भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति? समय स्टार्ट होता है आपका, आराम से आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? आपका समय समाप्त होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उपाध्यक्ष, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। बात करें क्वेश्चन संख्या 20, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 और 1। आराम से सोचना है, उसके बाद में आंसर देना है। देखो, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और संसद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु पहले लोकसभा के सदस्यों के लिए पूछी गई थी, वहां 25 वर्ष थी, यानी लोकसभा के का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आया है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखो, उच्च सदन है तो आयु सीमा भी ऊपर ही होगी, कितनी हो जाएगी? 5 साल और ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन यह तय कर सकता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक के मामले में कौन शक्तिशाली है, ये आपको सोचना है और आंसर देना है। कौन ये तय कर सकता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर या प्रधानमंत्री? आराम से सोचना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टार्ट कर देता हूं मैं इसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया? कौन सा संशोधन था जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या, यानी जितनी भी होगी, जैसे विधानसभा की अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो अपने अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 15% के हिसाब से 30, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम हुआ था आरपीएससी में, उसमें पूछा गया था कि मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 12, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 30, मुख्यमंत्री सहित, यानी एक तो मुख्यमंत्री होगा प्लस 29 अन्य मंत्री हो सकते हैं, जो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, सारे मिला के। तो मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं? 29। आप ये भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के अलावा कितने हो सकते हैं? 29। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। टोटल कितने? 30। इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो सेम बात ये है। तो वो संशोधन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो है 91वां संविधान संशोधन 2003। यह ध्यान रखना है, 2002 मत कर देना। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दबाजी में। क्योंकि मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें काफ़ी लड़के ऐसे जिन्होंने जल्दबाजी में सीधा ये देखा ही नहीं, इधर देख लिया, देखते ही 91 टिका दिया। तो ये तो नहीं था, क्योंकि 2002 में नहीं, 2003 का विधेयक है, ये संशोधन विधेयक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह आंसर आपको बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वो करता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन है नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, HJ कानिया, YV चंद्रचूड़ या रंगनाथ मिश्र। 4 ऑप्शन है, आराम से सोचना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, HJ कानिया, यानी हीरालाल जे कानिया।
हिंदी में भी नाम दिया जाता है हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में, देखो मुख्य न्यायाधीश तक आज तक महिला बनी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन दे दे। और मैंने खुद ने दिया है एक टेस्ट में कि भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, तो है थी नहीं, और लास्ट में मैंने दिया था नन, कोई नहीं। स्टूडेंट यही तुक्का लगा रहे हैं, मीरा साहिबा फातिमा बीबी टेक रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना, आपको आराम से सोचना है कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। उच्च न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। आराम से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किस न्यायाधिकार के अंतर्गत निपटाया जा सकता है। दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो और वह भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने किस न्यायाधिकार, यानी अपने किस अधिकार के तहत निपटा सकता है। सलाहकारी न्यायाधिकार, पर्यवेक्षी न्यायाधिकार, अपील न्यायाधिकार या मूल न्यायाधिकार। यानी दो राज्यों के बीच के विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का भाग है, तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4, मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का या संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 5 में। और भाग 2, 3 और 4 में क्या है, ये आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। आराम से देखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी रिटायरमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कहाँ कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। अपने अगर आपने नहीं लिखा है तो अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिखें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट लगा देता हूँ मैं इसको। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और इन्हें एड होक न्यायाधीश भी कहा जाता है। और ये एड होक क्या होते हैं, ये मैंने नोट्स में बहुत अच्छे लिखा रखे हैं। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो इस पॉइंट को अच्छे से देखे और इसको रिवीजन करना और वेरी मोस्ट लगा लेना, कौन से आर्टिकल में इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 127, अनुच्छेद 3 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति या एड होक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है 32, भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखो, तदर्थ न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीश दोनों अलग अलग होते हैं। कार्यवाहक और तदर्थ न्यायाधीश दोनों अलग अलग होते हैं और इन कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की जाती है, ये आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को। तो आप बताओ, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट मंत्री। तो देखो, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, और अभी क्वेश्चन जो आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था
उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। आराम से सोचना है, उसके बाद में आंसर करना है इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप कितनी साल के होने चाहिए, आपकी उम्र आयु कितनी होनी चाहिए। आराम से सोचो, उसके बाद आंसर करना है। हालांकि ये क्वेश्चन पीछे रिपीट भी हुआ है, बस आपको दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 साल। मैंने बताया ना अभी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए 30। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 74, आर्टिकल 72, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80। आपको आराम से सोचना है, उसके बारे में बताना है। अब आप देखो, ऑप्शन काटना आए तो आप आराम से काट सकते हो कि 7, 9, 8, 0 और 8, 1 में क्या था कि सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये दो तो कट गए, अब आपको आंसर देना आराम से, और उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 74 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है। केवल उस सदन द्वारा, राष्ट्रपति के विवेकानुसार, केवल निम्न सदन, उच्च सदन या निम्न सदन, किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। आराम से सोचना, उसके बाद आंसर देना। तो बिल्कुल लोग क्या करते हैं, उस सदन टिका देते हैं कि लोकसभा का ये होता है, बिल्कुल नहीं होता। उस सदन या निम्न सदन, यानी राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा सभा का भी बन सकता है। और अगर नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। यानी संसदीय शासन में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चन ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। देखो, वास्तविक कार्यपालिका की या वास्तविक प्रधान होता है वो है प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट को अध्यक्ष कौन होता है इसका, भारत का योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ेगा। जमा कहाँ होगा ये भी बताओ, कि वो रुपए कहाँ जमा होंगे, वो पैसे कहाँ जमा होंगे। 25,000, 15,000, 10,000 या 20,000। नामांकन करते समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराने होंगे। तो वो कराने होंगे 15,000 रुपये। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोचना है, उसके बाद में आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ये मैंने बहुत अच्छे से करा रखा सभी के सभी। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। 58, 66, 60 या 70। बताओ, आराम से आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 यानी 60।
अगला क्वेश्चन है, और आप कमेंट में ये भी बताओगे उपराष्ट्रपति शपथ कौन से आर्टिकल के तहत लेता है। इनसे मिलता जुलता ही है, तो आपको कमेंट में जरूर बताना कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने शपथ ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। आराम से सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये जल्दबाजी में गलत हो सकता है। तो राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष कब से रहेगा? अपने शपथ ग्रहण के दिन से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, किसी भी आधार पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आराम से सोचना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। यहां पर भी गलती हो सकती है और आपको गलती नहीं करनी है। तो देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है, और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओगे। शपथ में 60 मैं हिंट दे देता हूं, आप बताओ। ऑप्शन दे दो 59, 61, 62। आराम से सोच के बताना है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के प्रधानमंत्री को? तो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति सौंपता है राष्ट्रपति को, यानी एक दूसरे को सौंपते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं के निर्धारित करता है 52, 54, 55 या 57। आराम से सोचना है, उसके बाद आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बताओ, आराम से देखना है। और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हो, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो उस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? यानी इनमें से देखो कि 4 व्यक्ति है और चारों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, या लोकसभा अध्यक्ष की? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर 3। आज का अंतिम क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता, नहीं सॉरी, संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा, आहूत का मतलब है बुलाना। देखो मैं यहाँ बता दूं, आहूत का मतलब है वह है बुलाना। बैठक कौन बुला सकता है?
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। आराम से सोचना है, उसके बाद में आंसर करना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। तो वो बुला सकता है राष्ट्रपति। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया है, 29 मिनट में कंप्लीट हो गया है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे तो आप ये कंपेयर करके आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मेरे जो फर्स्ट रैंकर है स्टूडेंट, वो एक लड़की थी, उसके नंबर थे 50 में से 49। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करो या नहीं करो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लाइक ज़रूर करना। लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, और लाइक जैसे करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा आपके लिए। कम समय में ज़्यादा कंटेंट, मेरी पहचान यही है कि कम समय में मैं ज़्यादा कंटेंट दूँ। चाहे मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का तरीका हो या ऑनलाइन भी, मेरे कोई भी वीडियो देख लो जिसमें मैंने लंबा नहीं खींचा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। और सीईटी के आप 40% अंक तो लेके ही आओ। 40 क्वेश्चन तो हर हालत में करना है, उसी आधार पर आप वीडियो और पटवार की भर्ती देख पाओगे।